हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 ले रहे हैं, द टेल ऑफ मेलन सिटी स्नैपशॉट से। तो मैंने आपके लिए बच्चों ये बहुत डिफ़िकल्ट और लंबा आपका एक वर्स थी, जो एक फॉक टेल है, बड़े वर्स के रूप में, लंबी पोएम के रूप में दी हुई है। मैंने उसको आपको फ्लो चार्ट में बहुत ही सिंपल और इजी करके प्रेजेंट किया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्स। इंट्रोडक्शन। टेल ऑफ मैलन सिटी इज़ कंपोज बाय विक्रम सेठ। ये टेल ऑफ मैलन सिटी है जो इसको कंपोज किया है मिस्टर विक्रम सेठ ने। ही प्रेजेंट ए फॉक टेल इन फॉर्म ऑफ ए वर्स। बच्चों, उन्होंने इस फॉक टेल को, जो लोक कथा है, इसको उन्होंने क्या किया है, एक कविता के रूप में, पोम के रूप में प्रेजेंट किया है। तो जिससे बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है। इट हैज़ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमर एंड आयरनी। इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि ह्यूमर और आयरनी को बताते हैं। और अ किंग हु इज़ वेरी लॉफुल एंड जेंटल। इसमें बताया जो मैलन सिटी के किंग हैं बहुत ही लॉफुल हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ चलते हैं, कानून के अनुसार, एंड बहुत ही जेंटल हैं। देन वाई इज़ एग्जीक्यूटेड बाय रॉयल डिक्री। अब हम इस पोम में देखेंगे वर्स में क्यों उनको एग्जीक्यूटेड किया जाता है रॉयल डिक्री के द्वारा, गवर्नमेंट जो ऑर्डर है उसके द्वारा। लेट्स फाइंड आउट वाई इट हैपन सो। इसी को हम पोम में देखेंगे ये सब क्यों हुआ। So let's start with the poem. The king of Melon City, lawful and gentle. बच्चों, एक समय की बात है, एक सिटी थी जिसका नाम था मेलन सिटी। जो उसके किंग थे वो बहुत ही कैसे थे, लॉफुल थे और जेंटल थे, बहुत ही अकॉर्डिंग टू लॉ चलते थे और बहुत ही सभ्य थे। उन्होंने एक बार क्या किया, announced to construct an arch extend across the main road of the city to enlighten the city people. उन्होंने एक बार घोषणा की कि उनके जो मेन सिटी है, जो उनके वहाँ की, उस पर एक आर्च कंस्ट्रक्ट की जाए। किसके लिए? टू एनलाइट द सिटी पीपल। भाई, एनलाइट कैसे वो सिटी पीपल को स्पिरिचुअली एनलाइट करेगी? तो बच्चों क्या होता है, आर्च का जो डिज़ाइन होता है, ऐसा एजम्पशन है, ऐसी मान्यताएं हैं कि वो हमारे को सिंबल है स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट का। और यदि हम इसके नीचे से गुजरते हैं, पासिंग थ्रू द आर्च इज सिम्बॉलिक एक्ट ऑफ रीबर्थ। ऐसा माना जाता है यदि आर्च के नीचे से हम निकलते हैं तो हमें रीबर्थ होता है, मतलब हमारा पुनः जन्म होता है एक तरीके से, जिसमें हम क्या करते हैं, पुरानी चीज़ों को, ओल्ड बिहाइंड, लिविंग ओल्ड बिहाइंड एंड एंटरिंग द न्यू, और पुरानी चीज़ों को छोड़ते हुए नई चीज़ के लिए प्रवेश करते हैं। और आर्च को ऐसा भी एजम्पशन माना जाता है, ऐसी भी मान्यता है, आर्च इज़ द रीज़न ऑफ एलिवेशन ऑफ स्पिरिट एंड माइंड टूवर्ड्स ए हायर आइडियल। ऊंचे आदर्शों के लिए, जो हायर आइडियल हैं हमारे, उनके लिए हमारे माइंड को उच्चतर ले जाती है, हमारी आत्मा और हमारी बुद्धि को। इसलिए उन्होंने कंस्ट्रक्ट कराया, क्या ऑर्डर दिया, कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक आर्च का उनकी सिटी रोड के ऊपर। व्हेन कंस्ट्रक्टेड द किंग रोड डाउन द थॉरोफेयर। जब ये रोड के ऊपर आर्च कंस्ट्रक्ट हो गई तो जो किंग थे उसके नीचे से उनकी सवारी निकली, इस जो आर्च के नीचे से। इट हिट द क्राउन सो ही लॉस्ट हिज टेम्पर। बच्चों क्या था, आर्च की जो हाइट थी, इट वॉज नॉट अप्रोप्रिएट, वो उचित नहीं थी, और उनका जो क्राउन था, उनका जो मुकुट था, उससे टकरा गया और वो गिर गया, और उससे उनका जो गुस्सा था वो चौथे आसमान पर आ गया। एंड अनाउंस डेथ सेंटेंस टू कल्प्रिट। और उन्होंने अनाउंस कर दिया, घोषणा कर दी कि उसको मृत्युदंड दिया जाएगा, फांसी की सज़ा दी जाएगी, जो भी ये मिस हैपनिंग हुई है, जो भी ये, उस दोषी को इसकी सज़ा दी जाएगी। द चीफ ऑफ द बिल्डर्स कॉल्ड अपॉन टू इन्वेस्टिगेट। अब राजा का जब ये ऑर्डर हो गया तो क्या हुआ कि जो चीफ ऑफ द बिल्डर्स था उसको बुलाया गया इन्वेस्टिगेट करने के लिए, पूछताछ करने के लिए। द चीफ ऑफ द बिल्डर्स क्लेवरली शिफ्टेड ब्लेम अपॉन द वर्कमैन। अब चीफ ऑफ द बिल्डर्स था, जब उसने सुना कि उसके ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा है इसका और फांसी की सज़ा होगी, तो उसने चालाकी से क्या किया, अपना ये जो दोष था इसको किसके सिर मढ़ दिया, वर्कमैन के। अब वर्कमैन भी बहुत क्लेवर थे, उन्होंने क्या किया, शिफ्टेड द ब्लेम अपॉन द मैसन एज ब्रिक वर नॉट ऑफ प्रॉपर साइज। उन्होंने अपना ब्लेम, जो दोष था, वो किसके ऊपर रख दिया, मैसन के ऊपर, मैसन्स के ऊपर, जो मैसन्स थे, जो कि, और क्योंकि उन्होंने जो ब्रिक थी जो, वो प्रॉपर साइज की यूज़ नहीं की थी। द मैसन शिफ्टेड ब्लेम अपॉन द आर्किटेक्ट। अब एक के बाद एक दूसरे के ऊपर अपना दोषारोपण करते गए।
मैसन्स ने शिफ्ट कर दिया अपना जो दोष था किसके ऊपर, आर्किटेक्ट के ऊपर। आर्किटेक्ट शिफ्टेड ब्लेम अपॉन द किंग, और आर्किटेक्ट जो था वो बहुत क्लेवर था, उसने अपना ब्लेम, जब उसको पता चला उसकी फांसी की सजा होगी तो उसने अपना ब्लेम किंग के ऊपर ही रख दिया। कैसे रख दिया, कहा उसने एज मेड सर्टेन रेक्टिफिकेशंस, क्योंकि जब भी वो प्लान्स को लेकर के आया तो राजा ने क्या किया, उनमें कुछ अमेंडमेंट्स किए, उसमें कुछ सुधार कर दिए। तो बिकेम वेरी फ्यूरियस, इट वॉज डिफ़िकल्ट थिंग टू डील विद। अब राजा ये जो सारी चीज़ थी इससे बहुत परेशान हो गया क्योंकि ब्लेम उसी के ऊपर आ गया। सो द वाइजेस्ट मैन वॉज कॉल्ड अपॉन, इसीलिए सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया गया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बीइंग द वाइजेस्ट वेरी ओल्ड, क्योंकि जो वाइजेस्ट मैन था, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था जो उनकी कंट्री में, वो बहुत बूढ़ा था। अनेबल टू सी एंड वॉक, डिक्लेयर्ड द आर्च शुड बी हैंग, द आर्च शुड बी हैंग। तो उन्होंने, जो वाइजेस्ट मैन थे, वो बहुत बूढ़े थे, बहुत उम्र के थे, ना तो वो अच्छे से देख पा रहे थे ना चल पा रहे थे, और उन्होंने कांपती आवाज़ में ये घोषणा कर दी क्योंकि आर्च ने हिट किया है किंग के क्राउन को, तो उनको ही क्या करा जाएगा, आर्च को ही फांसी की सजा पर लगाया जाएगा, लटकाया जाएगा। द काउंसलर्स रिफ्यूज्ड सेइंग दैट दे कुड नॉट हैंग दैट टच द किंग। और जो काउंसलर्स थे उन्होंने सडनली अनाउंसमेंट किया कि वो कैसे शेमफुली इनको, आर्च को फांसी पर चढ़ा सकते थे, क्योंकि उसने क्या किया था, उसने राजा के सिर को टच किया था। बाय देन द क्राउड टर्न्ड रिवोल्टिंग ड्यू टू डिले ऑफ हैंगिंग। अब इतने बीच में जो सारे लोग इकट्ठे हो गए थे इसको देखने के लिए, वो लोग, उनको बहुत गुस्सा आने लगा कि एक के बाद एक मतलब दलीलें दी जा रही हैं और जो दोषी है उसको फांसी पर नहीं लटकाया जा रहा। सो द टॉलेस्ट मैन वॉज सर्च्ड, एट लास्ट द किंग वॉज फाउंड द टॉलेस्ट। अब क्या किया गया भाई, उनके द्वारा सबसे ऊंचा लंबा आदमी ढूंढा गया, एक एक को नापा गया और लास्ट में पाया गया कि जो किंग थे वो ही सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट थे। तो एंड हैंग्ड बाय एन ऑफिशियल ऑर्डर, और ऑफिशियल ऑर्डर के अनुसार जो किंग थे उन्हीं को फांसी दे दी गई। द मिनिस्टर्स वर कंटेंडेड, जो मिनिस्टर्स थे वो बहुत संतुष्ट थे क्योंकि एज कंट्रोल्ड रेबेलियस, क्योंकि जो जनता थी वो रेबेलियस हो गई थी, विद्रोही हो गई थी, उन्हें डर था कि विद्रोह ना हो जाए। दे डिक्लेयर्ड द नेक्स्ट पासर्स बाय विल बी डिक्लेयर्ड द किंग अकॉर्डिंग टू द काउंसिल्स। उन्होंने कहा कि जो अब इनका ट्रेडिशन था कि जो भी अब इस आर्च के नीचे से नेक्स्ट पर्सन गुजरेगा वही डिक्लेयर करेगा कि नेक्स्ट किंग कौन होगा। द नेक्स्ट पासर बाय वॉज एन इडियट। अब जो उसके बाद जो नेक्स्ट पासर उस आर्च के नीचे से गुजरा वो एक बेवकूफ़ व्यक्ति था, उसको लाया गया एंड डिक्लेयर्ड ए मैलन द किंग। उसने डिक्लेयर कर दिया कि मैलन जो होगा वो ही उनका किंग होगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो इडियट था और जो भी कुछ प्रश्न किए गए उसने एक ही शब्द बोला, मैलन, क्योंकि वो मैलन बहुत लाइक करता था। क्राउंड मैलन प्लेस्ड ऑन थ्रोन। अब क्या हुआ, जो उनके मिनिस्टर्स थे उन्होंने अपने ट्रेडिशन के अनुसार उसको मैलन को क्राउनिंग सेरेमनी किया और उसको थ्रोन पर, सिंहासन पर बैठा दिया। दिस हैपन लॉन्ग एगो। ये जो घटना हुई थी बच्चों बहुत पहले हुई थी इस मैलन सिटी में, इसीलिए इसका नाम मैलन सिटी पड़ गया। नाउ वेन एवर द क्वेश्चन इज रेज्ड अबाउट इट्स ऑक्यूपेंसी ऑफ थ्रोन, अब जब भी ये प्रश्न उठता है कि जो मैलन सिटी थी उसको क्यों, मैलन सिटी को क्यों, मैलन को एक सिंहासन पर बैठाया गया, उन्होंने डिस्क्राइब्ड ट्रेडिशनल, उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया, ये उनकी परंपरा है। द किंग कैन कंटिन्यू बीइंग ए मैलन। कोई भी किंग यदि मैलन की तरह बिहेव करेगा तो वो किंग कंटिन्यू कर सकता है उनके साम्राज्य में। इफ़ द पीपल इन रिटर्न गेट पीसफुलनेस, फ्रीडम एंड नो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट इन प्राइवेट बिजनेस। उन्होंने कहा वो किंग जो मैलन है वो जब तक चाहे, जब तक वो शासन कर सकता है, बदले में यदि वह अपने लोगों को शांति से रहने देता है, उन्हें फुल आज़ादी देता है और उसके साथ उसका कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता, कोई भी किसी प्रकार का बीच में किसी दखल अंदाजी नहीं होती किसी भी प्राइवेट बिजनेस में, तो वो अब जो किंग है, जो बीइंग ए मैलन, ही कैन कंटिन्यू टू बी ए किंग, वो किंग बना रह सकता है
इट अपीयर्स, इससे हमें ऐसा लगता है, द प्रिंसिपल्स ऑफ लेजिस फेयर स्टिल फ्लरिश देयर, कि जो प्रिंसिपल है लेजिस फेयर का वो अभी भी यहाँ पर फलता फूलता है। ये प्रिंसिपल है जिसमें पॉलिसी ऑफ अलाइंग प्राइवेट बिजनेस टू डेवलप विदाउट गवर्नमेंट कंट्रोल, यहाँ पर एक ऐसी नीति बनाई जाती है जिसमें प्राइवेट जो बिजनेस है वो डेवलप करेगा, जिसमें गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। तो ऐसा लगता है आज भी मेलन सिटी जो फ्लरिश कर रही है इसलिए कर रही है क्योंकि वे नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार का क्या हो, इंटरफेरेंस हो उनके प्राइवेट काम में, और वो पीसफुल और फ्रीडम, पीसफुलनेस चाहते हैं, और क्या चाहते हैं, फ्रीडम। तो बच्चों ये कहानी थी आपकी, और ऑल द आंसर्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, बाय बाय।